बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट पर हमने अपने कमेंट्स देने हैं, बजट पर स्पीच करनी है और डेफिनेटली इस मौके से फ़ायदा उठाकर जो है, जिस तरीके से मैंने देखा कि अपने अपने हलकों की भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोग। अभी तक इस ऐवान में बजट पेश होने के बाद मैं समझता हूं कि 2 ही तकरीरें हुई हैं जो कि बजट से रिलेटेड थी, जिसमें कि बजट पे बाकायदा उसको स्टडी करके और उस पर जो है बहस की, और वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने की और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने की। उसके अलावा मैं समझता हूं कि बाकी फिर ऑनलाइन ही सिस्टम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जिस तरह यहाँ पर सीरियसनेस नज़र आ रही है, जो कि असद कैसर साहब ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। खैर एनीवे, जो भी एलोकेटेड टाइम है उसमें जो कुछ भी बजट के हवाले से बात कर सकते हैं वो हम करते हैं। जिस तरह हर साल जिस तरीके से बजट पेश किया जाता है और वही फिगर्स की जगलरी कहूँगा मैं कि वो फिगर्स की जगलरी होती है, और कहीं पे बढ़ा के कहीं पे कम करके और उसको फिर फाइनली जो है वो एक फिगर दे दिया जाता है, और वो भी फिर उस पर जो है कायम नहीं रहते और साल के आखिर में फिर एक मिनी बजट की सूरत में चीज़ें आती हैं और वो फिगर्स को चेंज किया जाता है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से एक मीसाके जमहूरियत हुआ था और उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है, आज पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक हम आहंगी नजर आती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एक पेज पर होते हैं, सियासत का तरीक़ाकार चेंज हुआ है। मैं ये समझता हूं कि उसको रीएड्रेस करने की जरूरत है और तमाम पार्टियों को दोबारा से उस मीसाके जमहूरियत को विजिट करना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद इस पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, इस पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मीसाके मईशत पर सबको बैठना होगा। जब तक सब एक पेज पर नहीं आएंगे, एक दूसरे की हम टांगे खींचते रहेंगे, तब तक जो है ये चाहे बजट पेश हो जाए, अप्रूव हो जाए, ना अप्रूव हो, ये चीजें अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ इतनी ज्यादा इंटेंगल्ड हो गई है कि ये आगे जाकर मुश्किलात पैदा करेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो है मिसाके मईशत पर बैठना चाहिए, और हम बैठ गए तो ये हम अपने मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। सर, हमेशा की तरह इस साल भी एक ही तबका है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और वो है सैलरीड तबका। हमने ये देखा है इस बजट में भी कि उसी तबके के ऊपर टैक्स को और उसी तबके को मजीद टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उस तबके के ऊपर जो है मजीद बोझ पड़ गया है। और सैलरी तबका हमेशा कुर्बानी देता है बजट के लिए, इस दफा भी उन्हीं को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जबकि उन्हें अब वक्त था कि उन्हें रिलीफ देना चाहिए। हमारे यहाँ टैक्स नेट में हमें इजाफा करने के लिए सर हमारी अनअकाउंटेड एक पैरेलल इकोनॉमी है जो कि हमारी जीडीपी का 44% है। ऑलमोस्ट हमारी आधी इकोनॉमी जो है वो पैरेलल इकोनॉमी अनअकाउंटेड फॉर है। अगर उसको आप जो है उसमें ज्यादातर जो है वो ट्रेडर्स हैं, एग्रीकल्चर है, अगर हम इसको डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नेट में ले आते हैं तो ये 44% जो हमारा है, जो अनअकाउंटेड फॉर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस मुल्क को इकोनॉमिकली बेहतर शेप में लाने के लिए। हमने इस बजट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए। देखिए सर, हमारी जो इकोनॉमी है इस मुल्क की वो या तो एग्रो बेस्ड है, और हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारी मेन इंडस्ट्री टेक्सटाइल जो कॉटन पर डिपेंड करती है, और हमारा जो है मेन हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे है। तो हमने इस बजट में कोई ऐसे इंसेंटिव्स नहीं रखे जिससे कि हम मजीद उसको जो है तरक्की की राह पर ला सकें।
दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट पर जो जीरो रेटेड रिजीम का खात्मा किया गया है। सर, जीरो रेटेड रिजीम जो है वो एक ऐसी फैसिलिटी थी एक्सपोर्टर के लिए कि उसके लिए आसानी थी कि वो अपने इनपुट में जो वो रॉ मटेरियल परचेज करता था उसकी वो टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होती थी और वो जीरो रेटिंग में चला जाता था। अब क्या होगा कि वो टैक्स पे करेगा उस पर और उसके बाद वो रिबेट में जाएगा और रिबेट में फिर आपको पता है कि रिबेट के लिए उसमें फिर वो रिश्वत का आंसर भी आएगा, रिबेट्स डिले होंगी, पैसा फंसा हुआ होगा लोगों का, तो लोगों को कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी। दूसरा सर, हायर इंटरेस्ट रेट। इस वक्त हमारा तकरीबन जो है टी बिल रेट जो है वो तकरीबन 21% है, जिसमें के गवर्नमेंट की बोरिंग जो है वो हायर रेट्स पर होगी। अच्छा, 80% बोरिंग तो जो है लोकल बैंक से गवर्नमेंट खुद कर लेगी, क्योंकि वो जो आपके सर्कुलर डेट्स हैं उसको खत्म करने के लिए उसको 80% बोरिंग करनी पड़ती है। तो आप ये बताइए 20% जो बचा उससे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट, पूरे पाकिस्तान के कारोबारी तबके को, इंडस्ट्रियलिस्ट को उस 20% में से कर्जा लेना है, जो कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बैंक्स उसके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं और फिर आपके कारोबारी तबके को बैंक से लोन लेने में मुश्किलात होंगी। तो 80% तो जो है गवर्नमेंट खुद, और वो भी एट हायर रेट्स लेती है। सर, एलसीज आपका जो एक्सपोर्टर है, आपकी तमाम इकोनॉमी का मेजर दारोमदार जो है, रीढ़ की हड्डी, वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स रीफाइनेंसिंग या एलसीज के अगेंस्ट रीफाइनेंसिंग और इनकैशमेंट, सर उसके प्रोसीजर इतने मुश्किल हैं कि अगर आप एक एलसी को अगर इनकैश कराना चाहते हैं तो उसमें 4 महीने का प्रोसीजर होता है, जबकि आपको शिपमेंट अपनी 30 डेज में या 45 डेज में करनी है। तो जब आप 30-45 डेज में शिपमेंट करनी है और वो बैंक का प्रोसीजर ही 4 महीने का है, तो फिर वहां से बैंक से खुद ही भाग जाते हैं और इस तरीके से बैंक नेगेट कर रहा होता है आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड उसकी बोरोइंग तो नहीं है, वो अपनी एलसी के अगेंस्ट फाइनेंसिंग ले रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सर, आपका सबसे ज्यादा आपका जो एक्सपोर्ट है 65% एक्सपोर्ट आपका टेक्सटाइल इकोनॉमी है। अब आप ये देखें सर कि तकरीबन पिछले 50 सालों से अगर हम 20 साल पहले भी चले जाएं तो 22 बिलियन, आज हम 25-26 बिलियन पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे खड़े हैं। हमारा एवरेज पर केजी, हम दुनिया में किसी वक्त चौथे नंबर पे होते थे कॉटन प्रोड्यूसर, आज हम 5वें नंबर पे आ गए हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो हम यहां से जो मेडअप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी एवरेज प्राइस पर केजी अगर हम एवरेज प्राइस लें तो वो आज से 10 साल पहले $5 थी, आज $6.5 है। अगर ये प्राइस, ये $6 पर केजी की एक्सपोर्ट, अगर हम इसको $20 प्लस ले जाएं तो वो हमारे लिए कामयाबी है। लेकिन क्यों नहीं जाते? आप ये देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के पिछले 50 सालों में 550, 600, 700 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो कभी बंद होती हैं, कभी कोई चलती है, उसमें से 20%, 25% बंद हो गई, कुछ लोग नए आए, थोड़े दिन चले। लेकिन वो चंद लोग जो इस चीज को चला रहे हैं और जो के $5 से $7 पर केजी की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूंगा वो काबिज हैं। आज उनकी 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 12 तक मिलें हो गई हैं। वही 10-15 लोग गिर्द पूरे जो है 50 साल से इस इकोनॉमी के गिर्द घूम रहे हैं। तो क्या ये हमारा फेलियर नहीं है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारी मेन बेस है, उन लोगों को क्या हम ऊपर नहीं ला सकते थे? हमने उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। ये आप ये देखें, हमारे बराबर का मुल्क इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, तीसरा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। अमेरिका दुनिया का पहला कॉटन प्रोड्यूसर है, उनकी इकोनॉमी $ट्रिलियंस में है। आपका चाइना दूसरा बड़ा
Please try to wind up. सर वाइंड अप, मुझे पता था वाइंड अप बहुत जल्दी करना होगा, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ऑनलाइन करा लेते, जो माहौल नजर आ रहा है यहाँ पे। खैर एनीवे, आखिर में मैं थोड़ा सा आपको के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मिनिस्टर साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं पावर एंड एनर्जी के, उन्होंने एक तरफ तो ये बयान दिया कि फीडर्स बंद होंगे जहां पर के उनको रिकवरी या वेरी हाई लॉसेस एरिया में, सर, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो प्राइवेटाइज करेंगे और तमाम डिस्कोज में प्राइवेट चेयरमैन लाके बिठाएंगे। के इलेक्ट्रिक का सीईओ वो फीडर्स जो है, जो कि उनका कंज्यूमर सिस्टम मैनुअल है, नेपरा के नुमाइंदों की मौजूदगी में कहता है मैं नेपरा को नहीं मानता, मैं हमारे कंज्यूमर सिस्टम मैनुअल को नहीं मानता, जो मुझे पैसा नहीं देगा मैं उसकी बिजली काटूंगा। हम भी ये कहते हैं जो आपको पैसा ना दे आप उसकी बिजली काटो। अगर उस फीडर पे 100 घर हैं और 50 घर आपको पैसा दे रहे हैं, 50 नहीं दे रहे, तो आप वो 50 घर क्यों सफर कर रहे हैं जिनको आपका सीएसएम कहता है कि आपने 7.5 घंटे की लोड शेडिंग करनी है और आप 16, 17 घंटे की लोड शेडिंग पिछले 6 महीने से कर रहे हो। तो सर अगर यही हाल पूरे पाकिस्तान का करना है तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम जो है तमाम डिस्कोस के चेयरमैन को प्राइवेट ला रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार रहे कि हम जो है अंधेरों की दुनिया में वापस जा रहे हैं और हमें जो है अब तरक्की के बजाय पीछे देखना होगा। हमें अपने पीछे के रास्ते पे हम जा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, तो ये इन चीजों को देखना होगा। मैं खास तौर पर उमर अयूब साहब की इस बात पर जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की थी, मैं एग्री करता हूं, मैं एंडोर्स करता हूं कि हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज हैं, हमारे पास कैपेसिटीज हैं, हम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो है प्राइवेट लोगों को लाके बिठा रहे हैं ताकि वो रेवेन्यू को जनरेट करें और लोगों को आपने सर्विस देनी है उस सर्विस को कम से कम करते चले जाएं। थैंक यू। तो सर हम इस पे जा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं फिर ये कहूंगा कि जो इस वक्त एटमॉस्फेयर आप देख लें कि फाइनेंस रिलेटेड कोई भी लोग यहाँ नहीं है, तो यहाँ फिर बात करने का कोई भी फायदा नहीं सर। थैंक यू।